हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार्का का फाइनल एपिसोड। बस बाकी की बातें यहीं छोड़ दो। सुबह 6 बजे भीमराव तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ले जाएगा। आराम से उसके साथ चले जाना। 1-1.5 घंटे में वह तुम्हें वापस ले आएगा। सर को कल भी कहीं जाना है। आज की तरह भीमराव और गिरीश साथ जाएंगे, लेकिन 12 बजे तक लौट आएंगे और उनके लौटने से पहले हम दोनों बैग के साथ निकल चुके होंगे। तुम्हें किसने कहा कि सूरज सिंह को कल बाहर? सर ने कुछ देर पहले ही अपना कल का प्रोग्राम बताया है, ताकि उनकी तैयारी का सारा सामान तैयार रखूं। चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा। हम वक्त रहते बैग के साथ निकल चलेंगे। मौनी पर विश्वास करने के अलावा जुगल किशोर के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह कुछ इस तरह फंस चुका था कि न कदम आगे बढ़ा सकता था, न पीछे हटा सकता था। एक तरफ जान थी तो दूसरी तरफ 30-40 करोड़ का माल। यहाँ से बिना दौलत के निकल जाए, यह बात उसकी आत्मा को गवारा नहीं थी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, क्या सोचने लगे? मौनी ने टोका। जुगल किशोर ने मौनी को देखा, मुस्कुराया। अब तो तुम्हारा ही सहारा है, फिक्र क्यों करते हो? मौनी पर विश्वास करोगे तो जिंदगी में वह चीज भी हासिल होगी जिसकी कभी तमन्ना भी नहीं की। मौनी ने प्यार से कहा। डिनर के बाद आऊं क्या? किस वास्ते? जायदाद पर दस्तखत करवाने। आ जाना। वही ठिकाना, वही गोदाम, वही केबिन और सारे ओहदेदार। खुली बोतलें, सामने पड़े भरे गिलास। केबिन के शीशे में बाहर काम करते लोग जो कोकीन पैक कर रहे थे। वक्त रात के 11 बजे का था। माना। अमरपाल ने आधा गिलास खाली करके भीमराव को देखा। मान लो कि तुमने जो टेस्ट जुगल किशोर को देने को कहा है उसमें वो पास हो जाता है, तो तब क्या होगा? भीमराव कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। अमरपाल ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। वाडिया ने गंभीर स्वर में कहा, समझो कि कोई करिश्मा हो जाता है। जुगल किशोर पुलिस से और पीछे लगे बदमाशों से बच निकलता है, तो तब क्या होगा? तब वो हमारा सर बनेगा। नारायण दास ने बेचैनी से कहा, मैं उसे सर बना नहीं देखना चाहता। रूप सिंह सख्त स्वर में कह उठा, ऐसा है तो तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था कि तुम्हें भीमराव की बात पसंद नहीं है। नारायण दास बोला, तब सर ने सबसे पूछा था कि किसी को भीमराव की बात पर इतराज तो नहीं? सर अब तुम्हारा इनकार नहीं मानेंगे। रूप सिंह दांत पीस कर रह गया। दारू वाला ने याकुल निगाहों से सबको देखा, भीमराव को भी। क्यों भीमराव, तुम इस बारे में क्या कहते हो? अगर का इस्तेमाल इन बातों में न करो। भीमराव ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, तुम्हें कल क्या करना है हमें बताओ। वाडिया कह उठा, कल वही होगा जो मैं कह चुका हूँ। भीमराव ने एक एक शब्द चबाकर कहा और गिलास उठाकर एक ही बार में खाली कर दिया। इंस्पेक्टर दहिया से मैंने बात कर ली है और उसे सारा रास्ता भी समझा दिया है जहाँ से कल जुगल किशोर निकलेगा। दहिया अपने खास पुलिस वालों की पार्टी बनाकर रास्ते में तैयार खड़ा होगा और जुगल किशोर के पीछे लग जाएगा। सब पुलिस वाले गनों से लैस होंगे। वे जुगल किशोर को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे गोलियों से भूनेंगे। उस पार्टी में हर पुलिस वाला पक्का निशानेबाज होगा और आसानी से वो अपने काम को अंजाम दे देंगे। इंस्पेक्टर दहिया जुगल किशोर को गिरफ्तार करने के चक्कर में पड़ गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। भीमराव ने दांत पींचकर कहा, ऐसा क्यों नहीं करेगा? ऐसा करने से उसे 20 लाख का नुकसान होगा और इतना बड़ा नुकसान उठाना वो पसंद नहीं करेगा। 20 लाख का नुकसान? वो कैसे? गिरीश के माथे पर बल पड़े। 10 लाख की कोकीन जुगल किशोर की कार में होगी। जुगल किशोर को शूट करने के बाद थोड़ी सी कोकीन कार में रहने देगा और 9 लाख की कोकीन को चुपके से बेच देगा। वो पैसे उसके या साथी पुलिस वालों के होंगे, ये वो जाने। अगर वो जुगल किशोर को गिरफ्तार करता है तो कोकीन का 9 लाख वो नहीं ले पाएगा। उधर मैंने उसे कह रखा है
कि जुगल किशोर को खत्म करने पर मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। तुम दोगे? हाँ, हम सब मिलकर 10 लाख इंस्पेक्टर दहिया को देंगे, क्योंकि जुगल किशोर मेरी आंखों में ही नहीं, हम सबकी आंखों में खटक रहा है। हम सब उसकी मौत चाहते हैं। भीमराव ने दांत पीच कर कहा। पैसे की कोई बात नहीं, नटवर ने कठोर स्वर में कहा। वो साला खत्म होना चाहिए। 19 लाख के खातिर इंस्पेक्टर दहिया पूरी हिम्मत लगाकर जुगल किशोर को खत्म करेगा। कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस वालों के साथ जिन लोगों को उनके पीछे लगा रखा है उनके बारे में भी सुन लो। भीमराव का स्वर विशेला हो गया। आनंदराव और उसके साथी। आनंदराव? लगभग सब चौंके। हाँ, वो आनंदराव जो पेशेवर हत्यारा है। वो अपने पास हत्याओं की बारात रखता है। रहम जिसके पास नहीं है, शराफत का नाम सुना नहीं है, काम के वक्त सिर्फ अपना शिकार नजर आता है, जो अब खुद नहीं उसके आदमी हत्या करने को तैयार रहते हैं, परंतु मेरे कहने पर वह अपने साथियों के साथ जुगल किशोर की हत्या करने निकलेगा। जुगल किशोर का हुलिया उसे बता दिया है। जिस कार पर जुगल किशोर कल रवाना होगा उसका नंबर भी बता दिया है। वैसे भी आनंदराव अपने शिकार को फौरन पहचान जाता है। समझो जुगल किशोर की तस्वीर आनंदराव के दिमाग में फिट हो चुकी है। भीमराव एक एक शब्द चबाते हुए कह रहा था। आखिर में उसके स्वर में वहशीपन आ गया था। भीमराव की बात समाप्त होते ही वे सब एक दूसरे को देखने लगे। दारू वाला ने गिलास खाली कर दिया। अब तो पक्का कहा जा सकता है जुगल किशोर कल 12 बजे यहाँ से जाएगा, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अमरपाल की विश्वास भरी आवाज में जहरीली मुस्कान फंसी हुई थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, नटवर ने कहा। इंस्पेक्टर दहिया और उसकी पार्टी और उधर आनंदराव और उसके आदमी, इन लोगों में से किसी न किसी की गोली का शिकार जुगल किशोर अवश्य होगा। वाडिया की निगाह भीमराव पर जा टिकी। आनंदराव से क्या सौदा तय किया है? वाडिया ने पूछा। जुगल किशोर जिंदा बच निकला तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो इंस्पेक्टर दहिया की पार्टी के हाथ मारा गया तो उसे भागदौड़ के तौर पर हम 5 लाख देंगे। अगर जुगल किशोर आनंदराव के आदमियों की वजह से मरा तो आनंदराव को 25 लाख दिए जाएंगे, भीमराव ने बताया। आनंदराव के आदमियों ने जुगल किशोर को शूट किया, तब इंस्पेक्टर दहिया को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यह बात मैं दहिया के साथ स्पष्ट कर चुका हूँ। तब वो कार में पड़ी 10 लाख की कोकीन को हाथ भी नहीं लगाएगा। आनंदराव का हक हो जाएगा उस कोकीन पर। इंस्पेक्टर दहिया और आनंदराव दोनों ही को तुमने तगड़े लालच में डाला है। तुमने? हाँ, क्योंकि जुगल किशोर का बच आना हमारे लिए कई मुसीबतों की वजह बन सकता है। सर के रूप में हम उसे स्वीकार करेंगे नहीं, और सर को मर्द की जुबान के मुताबिक उसको सर बनने से हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ऐसे में हम कामों में दिलचस्पी नहीं लेंगे और धंधा बैठ जाएगा, जबकि हमने इतनी मेहनत से आगे बढ़ा है। धंधे पर हमारा हक बनता है। जुगल किशोर के न रहने पर सब ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। भीमराव सुलगते स्वर में कह उठा। ठीक कहते हो। भीमराव ने बोतल उठाकर अपना गिलास भरा। दहिया को आनंदराव के बारे में और आनंदराव को दहिया के बारे में बता दिया है। दोनों को समझा दिया है कि लाखों कमाने का यही सुनहरी मौका है। जो जुगल किशोर को शूट कर जाएगा, लाखों ले जाएगा। ऐसे में तो कल जुगल किशोर की लाश पहचाननी भी कठिन हो जाएगी। दारू वाला खतरनाक स्वर में हंसा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ से उसके शरीर पर चीरा दे, क्योंकि जिसको जर्रा जर्रा तो गोलियों से उगड़ा पड़ा होगा। जुगल किशोर को रास्ता बताया कि उसे किन किन रास्तों से कल निकलना है। सुबह 6 बजे जुगल किशोर को साथ ले जाकर रास्ते समझा दूंगा, भीमराव ने कहा। बाद में सर को पता चलेगा कि जुगल किशोर के पीछे आनंदराव है, तो वे समझेंगे कि जुगल किशोर को खत्म करवाने के पीछे हम लोगों का हाथ है, नारायण दास ने कहा। अच्छा है, समझ जा, भीमराव क्रूरता से कह उठा। वो सीधे सीधे हमें तो कुछ कह नहीं सकेंगे, और अपने लिए वो इतना समझ जाएंगे
कि सर हम में से ही कोई बनेगा, किसी बाहरी आदमी को हम अपने धंधे का मालिक नहीं बनने देंगे। सब सहमत थे भीमराव की बात से, उसके विचारों से। दिन निकला, उजला फैला। धीरे धीरे दिन की रोशनी तेज हुई। 5:30 बजते बजते पूरी दिन की रोशनी फैल चुकी थी। 6:45 भीमराव वहां पहुंचा। 6 बजे के करीब भीमराव जुगल किशोर के साथ जब कार से बंगले से बाहर निकला तो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी मोनी उस कार को तब तक देखती रही जब तक कार नजर आती रही। इस वक्त मोनी बिल्कुल तैयार थी, अपने पसंदीदा ड्रेस में। काली स्कर्ट, काला टॉप, सवरे हुए कंधों तक झूलते बाल, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक, आंखों में काजल की महीन सी रेखा, खूबसूरती का समंदर बनी हुई थी। आज पहले से भी ज्यादा कयामत आ रही थी। कार की निगाहों से ओझल होते ही वो पलटी और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से निकलकर 2-3 रास्तों से गुजरती हुई जुगल किशोर के कमरे में पहुंची। हर तरफ शांति छाई हुई थी। वैसे भी बंगले के इस हिस्से में सूरज सिंह और उसके अलावा कोई नहीं होता। कोई तब होता जब उसे बुलाया जाए। मोरनी ने बेड के नीचे मौजूद हीरे जवाहरातों से भरे बैग को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला और उसे उठाकर बेड पर रखा। बैग भारी था। उसके बाद मोरनी ने स्कर्ट की जेब से एक छोटा सा लेकिन मजबूत ताला निकाला और बैग की जिप के पास लॉक लगाकर चाबी जेब में डाली। चेहरे पर शांत भाव थे, परंतु आंखों में मौजूद बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। मोरनी इंटरकॉम के पास पहुंची और रिसीवर उठाकर बटन दबाया। बात की। जुगल किशोर के कमरे में पहुंचो, मोनी ने कहा। अभी आया मैडम। मोनी ने रिसीवर रखा और टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई। दूसरे ही मिनट एक गनमैन वहां पहुंचा। उसे देखते ही मोनी आदेश भरे लहजे में कह उठी, बेड पर पड़े बैग को बाहर मेरी खड़ी कार में रखो। जी कहकर गनमैन आगे बढ़ा और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मोनी ने टोका, बैग को आगे ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर रखना है। समझ गया, कहने के साथ ही गनमैन बाहर निकल गया। मोनी का दिल जोर जोर से धड़क उठा था। आर या पार, निकल गई तो सारी जिंदगी ऐश ही ऐश, फंस गई तो बुरी से बुरी मौत। मोनी ने सिर झटककर इन सोचों को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की और कश लेने की आड़ में अपनी घबराहट छिपाती मोनी कमरे से निकली और कई रास्तों को पार करती हुई बंगले से निकल पोर्च में अपनी कार के पास पहुंची। बैग आगे वाली सीट पर पड़ा था। मोनी का गला सूखने लगा। वो ही जानती थी कि बैग में कितना माल है और कई सालों से वह इस ताक में थी। ऐसा दिन कब आएगा जब वो माल लेकर फुर हो सकेगी। वो शुभ दिन आ गया था। मोनी ड्राइविंग सीट पर बैठी, कार स्टार्ट की, धीमी गति से सामने नजर आ रहे विशाल गेट की तरफ बढ़ा दी। दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। उसकी कार को जाते पाकर विशाल गेट पर खड़े गनमैनों ने तुरंत गेट खोल दिए। बेहद सामान्य ढंग से कार आगे बढ़ाती मोनी करोड़ की दौलत के साथ बाहर निकलती चली गई और सड़क पर आते ही उसकी कार हवा से बातें करने लगी। मोनी को पंख लग गए थे, दौलत के पंख। जुगल किशोर भीमराव के साथ 2 घंटे बाद वापस लौटा। भीमराव ने उसे सारा रास्ता समझा दिया था कि ठीक 12 बजे जब कार में कोकिंग रखकर रवाना होगा तो उसे किन किन रास्तों से गुजरकर वहां तक पहुंचना है। इसके अलावा पूरे रास्ते उनके बीच कोई बात नहीं हुई। वापसी पर भीमराव ने महसूस किया कि जुगल किशोर का चेहरा फक सा हो रहा है, बेचैनी से डूबा हुआ था। चेहरे पर एक रंग आ रहा था और पहले वाला जा रहा था। भीमराव समझ गया कि वह घबरा रहा है। उसकी घबराहट देखकर भीमराव यह सोचकर खुश था कि उसका निपटारा तो आज पक्का हुआ ही हुआ। असल बात क्या थी यह तो जुगल किशोर ही जानता था। वापस उसी बंगले में पहुंचकर अलग होने से पहले भीमराव ने शांत स्वर में कहा, सब रास्तों को समझ लिया कि? चिंता मत करो, पूरी तरह रास्तों को समझ लिया है। तो अब 12 बजे मुलाकात होगी, भीमराव ने मुस्कुराकर कहा। जुगल किशोर सीधा अपने कमरे में पहुंचा। सबसे पहले काम उसने बेड के नीचे झांकने का किया था, जहां हीरे जवाहरातों से भरा बैग पड़ा था।
जो कि अब वहाँ नहीं था। जुगल किशोर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। फिर भी उसे शक था कि जो उसने देखा है वो वहम है। वो मोरनी नहीं हो सकती थी जिसे उसने कार में जाते देखा, मात्र परबल के लिए। उसके बाद उसकी कार मोड़ पर मुड़ गई थी। वह दिली यही तसल्ली देता रहा रास्ते भर कि वो मोरनी नहीं थी। आंखों देखी को भी वो जुठला नहीं सकता था। इसी कश्मकश में वह वापस पहुंचा। बेड के नीचे बैग नहीं था। अब कोई शक नहीं था कि मोरनी हीरे जवाहरातों से भरे बैग को लेकर चपत हो गई है। जो खिचड़ी वो दूसरों को खिलाता रहता था, वही खिचड़ी मोरनी उसे चटा गई थी। जुगल किशोर का मन आया कि अपना सिर पीट ले, परंतु ऐसा करने में कोई फायदा नहीं था। जुगल किशोर बेड के पास से उठा और कुर्सी पर जा बैठा। जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह ऐसा फंसा पड़ा था कि मोरनी की चालाकी का उसे आभास भी नहीं हो पाया। अब भी उसने अपने हालातों पर गौर किया तो महसूस किया वह बुरी तरह फंसा पड़ा है। जान का खतरा उसके सिर पर है। घड़ी में वक्त देखा, 9 बजने जा रहे थे। ज़्यादा वक्त नहीं था। 12 बजे मौत का खेल शुरू होना था, जिसमें उसका मारा जाना लाजमी था। अब यहाँ कुछ नहीं बचा था उसके लिए। यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, परंतु बाहर के पहरे के मद्देनजर रखते इसी नतीजे पर पहुंचा था कि 12 बजे से पहले यहाँ से नहीं निकला जा सकता। 12 बजे जब यहाँ से मौत के खेल के लिए निकलेगा, तभी अपनी जान बचाने के लिए वह कुछ करेगा। नहीं कर सका तो मरा ही मरा। 11 बज गए। सूरज सिंह नाश्ता कर चुका था। पिछले 1 घंटे से सूरज सिंह के कहने पर मोरनी को बंगले में तलाशा जा रहा था कि वो किधर है। अंत में उसे खबर मिली कि मोरनी सुबह सुबह ही कार पर कहीं गई है। सुनकर सूरज सिंह को अजीब सा लगा कि उसे खबर दिए बिना, उसकी इजाज़त लिए बिना वो बाहर चली गई और इतने घंटों से अभी तक लौटी भी नहीं है। मोरनी को लेकर सूरज सिंह उखड़ा हुआ था। मन ही मन उसने यही तय किया कि मोरनी के वापस आने पर उसे सख्त सजा देगा, ताकि दोबारा कभी वह ऐसा न कर सके। सूरज सिंह ने जुगल किशोर से मुलाकात की। तैयार हो? आज तुमने सर बनने के लिए अपना कमाल दिखाना है। सूरज सिंह मुस्कुराया। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। मैं सर बनकर रहूँगा सूरज सिंह। ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। सूरज सिंह ने उसका कंधा थपथपाया। 11:30 बज गए थे। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। मैं तैयारी होने जा रहा था। साथ में जिस जिस हथियार की जरूरत है बता देना, मिल जाएंगे। सूरज सिंह ने कहा। मुझे सिर्फ रिवॉल्वर चाहिए। सिर्फ रिवॉल्वर? सूरज सिंह ने उसे देखा। हाँ, उसमें भी गोलियां बची रह जाएंगी। जुगल किशोर मुस्कुराया। सोच लो, रिवॉल्वर कम रहेगा, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, रिवॉल्वर तुम्हें मिल जाएगी। सूरज सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हें मालूम है मोरनी कहाँ गई है? मोरनी कहाँ गई है? जुगल किशोर शांत स्वर में बोला। मालूम नहीं, सुबह ही कहीं चली गई है, बताकर नहीं गई। सोचा शायद तुम्हें पता हो। बड़ो सर सर कहते वो ठुकाई कर गई तेरी 30-40 करोड़ की। आज तो मोरनी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, जुगल किशोर ने जवाब में कहा। खैर, तुम बाहर 12 बजे तैयार होकर नीचे पहुंच जाना। कहने के साथ ही सूरज सिंह वहां से चला गया। 12 बज गए। हॉल में सब ओहदेदार मौजूद थे। सूरज सिंह भी था, जुगल किशोर भी था। जुगल किशोर को रिवॉल्वर दे दी गई। जुगल किशोर को इस वक्त अंदाज कुछ ऐसा था जैसे इतना घटिया टेस्ट देकर वे लोग बचपना कर रहे हैं। रास्ता याद है तुम्हें? भीमराव ने पूछा। अब तो तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। जुगल किशोर मुस्कुराया। आओ तुम्हें कार तक छोड़ दूँ। भीमराव शांत स्वर में बोला। कॉकिंग रखती उसमें? जुगल किशोर ने उसे देखा। हाँ। जुगल किशोर ने उठती निगाह सब पर मारी। पुलिस और बदमाशों को कब खबर करोगे? यहाँ से निकलने के ठीक 10 मिनट बाद वो लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, भीमराव ने कहा। मतलब कि सब तैयारी पहले से ही कर रखी है? जुगल किशोर मुस्कुराया। इस टेस्ट की तैयारी पहले से ही की जाती है, क्योंकि तुम्हें भी पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। देखो, दोनों तरफ बराबर का मुकाबला है। जुगल किशोर ने पुनः सब पर नजर मारकर कहा। किसी नए आदमी को सर बनने के लिए जो तैयारी करनी है तो तैयारी करनी शुरू कर दो।
वो कर लो, क्योंकि मैं इस घटिया टेस्ट में पूरे नंबर लेकर उल्टे पाँव लौट रहा हूँ। कहने के साथ ही जुगल किशोर बाहर की तरफ बढ़ा। किसी नए आदमी को सर बनाने के लिए वो जो तैयारी शुरू की जाती है वो कर लो, क्योंकि मैं इस घटिया टेस्ट में पूरे नंबर लेकर उल्टे पाँव लौट रहा हूँ। कहने के साथ ही जुगल किशोर बाहर की तरफ बढ़ा। भीमराव उसके साथ हो गया। बाहर नीले रंग की कार खड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं थी। जुगल किशोर समझ गया था, कुछ देर पहले ही कार पर नकली नंबर प्लेट लगाई गई है। ये है कार। हाँ, भीमराव शांत स्वर में मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि हमारी मुलाकात आखिरी है, भीमराव ने कहा। दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। बेटे, फिक्र क्यों करता है? मैं तो खिसका पागल हूँ नहीं जो दोबारा तेरा थोबड़ा देखने आऊँगा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मेरा भी यकीन है तुम्हारी बात सच साबित होगी। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। लोहे का गेट खुल चुका था। कार बाहर निकलती चली गई। वहीं खड़ा भीमराव जुगल किशोर के शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट बीता। कार 80 की स्पीड पर आ चुकी थी। दूसरा, तीसरा और चौथा मिनट भी बीत गया। जो रास्ता भीमराव ने बताया था, जुगल किशोर उस रास्ते पर नहीं चला, क्योंकि इस बात से वो बेखूबी वाकिफ था कि उन रास्तों पर भीमराव और उसके अहदेदारों ने उसकी मौत का इंतजाम कर रखा होगा। दूसरे ही रास्तों पर होता हुआ ठीक 8वें मिनट उसने कार की सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इंजन बंद कर दिया। चाबी बीच में रहनी थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और जेबों में हाथ डाले लापरवाही के साथ आगे बढ़ गया, इस तरह की जैसे दूर से ही पैदल चला आ रहा हो। सूर्य सिर पर चढ़ा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। सड़क के वाहन गुजर रहे थे। जुगल किशोर जानता था कि वह इस तरह खुले में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। उसके इस तरह भागने से सूरज सिंह भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, और सूरजपुर को छोड़कर अभी इसलिए नहीं जा सकता था कि गैराज पर मौजूद 35,000 को लेना जरूरी था, जो उसके इंतजार में सूख रही थी। और 35,000 को अभी लेने इसलिए नहीं जा सकता था कि उसके लापता होने की खबर पाकर अगले 15-20 मिनटों में उसकी तलाश शुरू की जाएगी, और अब उन लोगों के हाथ लगना बहुत खतरनाक था। ऐसे में उसे सबसे पहले ऐसी जगह का इंतजाम करना चाहिए जहां छिपा जा सके। इस विचार के साथ जुगल किशोर का हाथ जेब पर कहा, जहां 500 के नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी, जिस सूरज सिंह के खजाने में शगुन के तौर पर निकला था। बेटे जुगल किशोर, तेरी औकात 50,000 की ही है। खामखा करोड़ों के चक्कर में पड़ गया। पैदल चलते चलते, पूछते पूछते जुगल किशोर ने ऐसे घटिया होटल का चुनाव किया कि सूरज सिंह के आदमी वहीं तक पहुंच ही न सके, या फिर सोच भी न सके कि वो वहां हो सकता है। वो होटल कभी 2.5 मंजिला मकान रहा होगा, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके उसे होटल का रूप देने की कोशिश की गई थी। देखने में वह इतना पुराना लगता था जैसे कभी कोई हवेली हो। उसके सबसे ऊपरी हिस्से में उसके होटल होने का बोर्ड लगा हुआ था। उस तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ 3 फीट चौड़ी गली से होकर गुजरता था, जो आगे जाकर अंधेरी सी गली लगने लगती थी। गली के दोनों तरफ से छोटी छोटी गंदी सी नाली थी। किसी तरह हिम्मत इकट्ठी करके जुगल किशोर उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां 50-55 बरस का व्यक्ति बैठा था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी, कमीज मैली हो रही थी। रिसेप्शन के नाम पर टेबल कुर्सी ही थी जिस पर वो मौजूद था। कमरा मिलेगा? जुगल किशोर ने मुस्कुराकर इधर उधर नजर मारी। कितने चाहिए? उसने शांत स्वर में कहा। क्या कितने? कमरे? जनाब, सिर्फ एक कमरा चाहिए, जुगल किशोर ने सब्र के साथ कहा। मिल जाएगा। और क्या क्या चाहिए? और क्या क्या मिलता है यहाँ? सब कुछ। क्या सब कुछ? जिसकी इच्छा हर आदमी करता है, खास तौर में होटल में कमरा लेते वक्त, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे कमरे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। 200 रुपया रोज का किराया, खाना पीना अलग। आप बेशक एक दिन रहे, लेकिन 3 दिन का किराया एडवांस लिया जाता है। इस होटल की खासियत यह है, यहाँ का स्टाफ लेडीज है, सफाई वाली, बर्तन वाली, खाना बनाने वाली, वेट्रेस, बिस्तर की चादर बदलने वाली, और बिस्तर पर साथ सोने वाली। शुक्र है, मैंने सोचा बिस्तर पर साथ सोने वाला कोई मर्द न हो, जुगल किशोर ने व्यंग से कहा। हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होते, वो तो आपने बता ही दिया है। हम अपने मेहमानों की पूरी सेवा करते हैं।
बर्तन वाले से लेकर वेटरेस तक जो भी आपको पसंद आए वो आपकी पूरी सेवा करेगी। फीस वो ही बता देगी। बढ़िया सिस्टम है आपके होटल का, इसी के दम पर होटल चलता है। वो तो लग ही रहा है, कहकर जुगल किशोर ने जेब से पर्स निकाला और 3 दिन का किराया 600 रुपये निकाल कर टेबल पर रखे। उसने टेबल वाली ड्रा से एक चाबी निकालकर उसे दी। वो सामने सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। पहली मंजिल पर जो हरा दरवाजा है नजर आए वो कमरा तुम्हें दिया। कमरे का नंबर बता दो। चाबी थामते जुगल किशोर ने कहा, हमारे यहाँ यही कमरों के नंबर नहीं होते। हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद दरवाजा कहकर पुकारा जाता है। मुझे यकीन है आपको हमारा होटल पसंद आएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जुगल किशोर ने कहा। कमरे में चाय भिजवा सकते हो? जरूर, आप पहुंचिए हरे वाले में। पीछे पीछे चाय पहुंची। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया। में बाथरूम कहाँ था? लाख ढूंढने पर भी नहीं मिला। जुगल किशोर समझ गया कि बाथरूम होटल के किसी दूसरे कोने में होगा। उसने सिगरेट सुलगाई और जूतों के साथ ही बेड पर जा लेटा। पहले सूरज सिंह का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचा, फिर मौनी का, उल्लू की पट्टी मौनी। मन ही मन बलखाता जुगल किशोर सिगरेट के कष्ट लेता रहा। सिगरेट समाप्त हुई तो एस्ट्रे के लिए निगाह घुमाई, वो कहीं नहीं दिखी। तो सिगरेट उसने यूं ही फर्श पर फेंक दी। पहले 20 करोड़ हाथ आया तो हाथ से निकल गया। दूसरी बार माल हाथ लगने लगा तो मोरनी ले उड़ी। खाली का खाली रह गया वो। कर कराकर शगुन वाला 50,000 ही हाथ लग पाया, इतने झटके खाकर। दरवाजा खुला। वो चाय का गिलास थामे भीतर आई। गिलास टेबल पर रखा। पलटकर जुगल किशोर को देखा, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। चाय लाने वाली वो कयामत, वो शय, वो खूबसूरती और कोई नहीं, रमा थी। रमा गुलियानी। जुगल किशोर का चेहरा वो देख नहीं पाई। देखा होता तो अब तक तूफान आ गया होता। चाय। रमा गुलियानी की आवाज़ में अभी तक वही कुदरती मिठास थी। रख दो। रमा गुलियानी पलटकर जाने लगी तो ठिठकी। लगा आवाज़ कहीं सुनी है, उधर रख दो। कहने के बाद जुगल किशोर के दिमाग में हलचल हुई कि इस कुदरती मिठास वाली आवाज़ को वह पहले भी कहीं सुन चुका है। इस सोच के साथ ही वो तुरंत करवट लेकर पलटा तो उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो उसी की तरफ देख रही थी। नजरें मिली। दूसरे ही पल रमा गुलियानी की आंखें फैलती चली गई। जुगल किशोर के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया हो। तुम कमीने कुत्ते, रमा गुलियानी ने दांत पींचकर कहा और एक ही छलांग में जुगल किशोर के ऊपर आ बैठी। उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। मक्कार हो तुम, हरामी हो, महाहरामी। मुझे बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। अरबोपति इंसान की बीबी थी मैं, और तुम्हारी वजह से कपड़े उतारने वाली वेट्रेस बन गई। तुमने तीसरे शहर आने की बात कही थी। मुझे पूरा विश्वास था तुम इसी शहर में मिलोगे। मैं यहाँ आकर वक्त मिलने पर तुम्हें तलाश करने निकल पड़ती थी। धोखेबाज गंदे इंसान, शादी का वायदा करके मुझे धोखा देकर 20 करोड़ का माल ले उड़े। मुझे कहीं का न छोड़ा। न मैं आगे जा सकती हूँ न पीछे। बर्बाद कर दिया मुझे। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हारी जान ले लूँगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बोल, बता, कहाँ है मेरे 20 करोड़ के वो हीरे? सीधे हाथ मुझे दे दे, वरना आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। वो हाँफ रही थी। आवेश में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके दोनों हाथ अभी तक जुगल किशोर के गर्दन पर टिके थे। उंगलियां जैसे गर्दन पर दस रही थी। जुगल किशोर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। तुम कमीने हो, वो पुनः चिक्की। हूँ, झूठे हो। हूँ, हरामी हो। हूँ, तुम दूसरों को अपने जाल में फंसाकर उसका माल ले उड़ते हो। ले उड़ता हूँ। मक्कार भी हो। हूँ, तुम 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 हूँ। क्या हूँ? वो पुनः चीखी। सब कुछ हूँ। जो तुमने नहीं कहा वो भी हूँ। जो कहना चाहती हो वो भी हूँ। डीठ, वो तो तुम देख ही रही हो। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मुझे मेरे पति से अलग कर दिया।
तुम्हारा घर पहले से ही बर्बाद था। तुम्हारा पति पहले से ही तुमसे अलग था। वो औरतें दूसरी होती है जिनके घर बसते हैं। तुम क्या सोचती थी कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैंने अपनी अक्ल खो दी है? भूल में थी तुम पर दौलत का फ्लेवर चढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हें रानी हुरपरी करता था। रही बात शादी की, तो मेरे बापू ने शादी नहीं की, तो मैं कैसे कर लूँ? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिना शादी के पैदा किया। रमा गुलियानी दांत पीचकर बोली। हाँ, मतलब के बिन बाप के पक्के हरामी हो। देख, बहुत हो गया, मुंह संभाल कर बात कर। हरामी हूँ, लेकिन वो वाला नहीं, दूसरा हरामी हूँ। बहुत बोल लिया तूने। मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि सब कहने का हक मेरे कर्मों ने तेरे को दिया है। अब फालतू का नहीं बोलना। एक मारूंगा, 3 दांत निकलेंगे। ऐसी बदसूरत हो जाएगी कि कोई वेट्रेस भी नहीं रखेगा। उठ मेरे ऊपर से, हट, सीधा होकर बैठ लेने दे। गले से हाथ हटा। इस तरह मरने वाला नहीं हूँ। इंसानों की तरह बात कर, जैसे पहले क्या करती थी, जुगल डार्लिंग कहकर। तब मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा हरामी है। अब तो मालूम हो गया। परे हट। जुगल किशोर ने उसे परे धकेला तो लाल पीली होते हुए वो पेड़ के कोने पर बैठी और खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगी। जुगल किशोर बेड से उठा, कपड़े ठीक किए और पास ही टूटी बाह वाली कुर्सी पर बैठा और चाय का गिलास उठाकर घूंट भरा। वो आंखों ही आंखों में जुगल किशोर को कच्चा चबा रही थी। इस शहर में आते ही तुमने बढ़िया जगह तलाश कर ली नौकरी के लिए। बकवास मत करो, सब तुम्हारी वजह से ये मेरा हाल हुआ है। वो घुर्राई। कल प्ले जायज बल खा रही है तू। मेरे 20 करोड़ कहाँ हैं? रमा गुलियानी ने दांत पीचकर पूछा। तुम्हारा उसमें 10 करोड़ ही था। जुगल किशोर ने चाय का घूंट भरा। मैं कहती हूँ 9 करोड़ था, पर है कहाँ? मेरा हिस्सा मेरे हवाले करो। कुएं में गया। कुएं में? हाँ, जुगल किशोर ने शराफत के साथ सिर हिलाया। मुझे बताओ, कौन से कुएं में गया? मैं निकाल लाऊंगी। वो सुलग रही थी। तुम्हारे वश का नहीं है। कुआं बहुत गहरा है। तुम कुएं का अता पता तो बोलो। मैं एक बार सुन लो, 100 बार सुन लो। उस 20 करोड़ के माल को कोई ले गया। मैं खुद नहीं जानता कि कौन ले गया। पूरा का पूरा माल चोरी हो गया और गवाही के तौर पर मैं यहाँ हूँ। अगर उस माल का जरा सा भी हिस्सा मेरे पास होता तो कम से कम मैं इस शानदार होटल में नहीं आता। जुगल किशोर ने उसे घूरा। बार बार एक ही सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। तुम धोखेबाज हो। उसे और कुछ न मिला तो गुस्से में यही कहने लगी। हूँ, सतपाल के साथ रहती हुई शान से इज्जत की रोटी तो खा रही थी। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गलती तुम्हारी थी। मेरी? वो तुम्हारा पति था। पति को छोड़कर तुम्हें मेरे साथ नहीं भागना चाहिए था। मैं भागी तुम्हारे साथ, या तुमने भगाया मुझे? रमा गुलियानी ने दांत पीचकर कहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बाँह पकड़ी थी और तुम भाग चली मेरे साथ। अगर तुम मुझे बीच राह में छोड़कर दौलत लेकर न भागते तो वो दौलत अब भी हमारे पास होती। हम कहीं आराम से बैठे बच्चे पैदा कर रहे होते। बच्चे न हो गए, मुर्गी के अंडे हो गए। सुबह हुई और एक मिल गया। जुगल किशोर ने मुंह बनाकर कहा। मेरा मतलब है, कुछ ऐसा कर रहे होते जिससे बच्चे पैदा होते हैं। रमा गुलियानी ने दांत पीसे। बस यही काम रह गया है मुझे, जैसे तुम तक आकर जिंदगी खत्म हो गई हो। जुगल किशोर ने कड़वी निगाहों से उसे देखा। बीती बात खत्म, काम खत्म। आगे देखो, आगे की सोचो। मेरा वश नहीं चल रहा है, वरना मैं तुम्हारा गला दबा देती। किसियानी बिल्ली, इसके अलावा और कर भी क्या सकती है? कह ले। तुम इतनी देर तक मेरे साथ रहे, कभी 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया। तुमसे अच्छा तो वो भिखारी ही था। जुगल किशोर के मस्तिष्क को झटका लगा। भिखारी? हाँ, 2 दिन पहले एक रात के लिए होटल में आकर ठहरा था। देखने में तो भिखारी जैसा ही लग रहा था। जो भी हो, लेकिन था बड़े दिल वाला। मेरे से बोलता है, एक चुम्मी दे दे, 1000 रुपया दूंगा। उसके साथ ही उसने अपने झोले में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाली। मैंने उसी वक्त उसे गिनकर 10 चुम्मियाँ दे दी, तो उसने मुझे 10,000 की गड्डी मेरे हवाले कर दी। साला,
मेरे माल को किस बेदर्दी से उड़ा रहा है। वो जुगल किशोर हड़बड़ाता सा बोला, भिखारी कहाँ है? क्या उसे भी लूटना है तुम्हें? रमा गुलियानी कड़वे स्वर में कह उठी। बेवकूफ़ जाहिल, उसी ने मेरा 20 करोड़ मारा है। वो वही माल उड़ा रहा है। 20 करोड़ के जवाहरातों को उसने 2-4 लाखों में बेच दिया होगा। कहाँ गया? जुगल किशोर ने बेसब्री से बोला। वो तो 2 दिन पहले दिन निकलते ही चला गया। बातों बातों में उसने कहा था कि हिमालय पर जाकर वास करेगा। रमा गुलियानी ने माथे पर बल डालकर कहा। जुगल किशोर की बात पर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहा है। उल्लू का पट्टा। नोट आते ही दुनी रमा ने हिमालय पर चढ़ने भाग गया। सही बोला वो। उसके लिए मज़े लेने के लिए हिमालय से बढ़िया और कौन सी जगह होगी। वहाँ तेरे जैसी 2-4 चेलियाँ बनाएगा, टांगे दबाएगा। तभी जुगल किशोर की कलाई पर बंधी घड़ी से महीन सी सुई निकलकर 2-3 बार कलाई पर चुभी। जुगल किशोर चिहुक पड़ा। आंखें फाड़कर उसने घड़ी को देखा। मोरनी। मस्तिष्क में जोरों का धमाका हुआ। जुगल किशोर जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। बाहर आकर 2 पलों में ही हर तरफ नजरें घुमा दी। मोरनी कहीं भी नजर नहीं आई। जुगल किशोर तुरंत वापस आया। चेहरा उत्तेजना से भरा पड़ा था। रमा गुलियानी यह सोचकर जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि जुगल किशोर यहाँ से भाग रहा है, परंतु उसे वापस पलटते पाकर ठिठकी। चेहरे पर बड़ा सा प्रश्न आ खड़ा हुआ था। साली सोच रही होगी मैं भाग रहा हूँ। इस होटल में और कौन कौन ठहरा हुआ है? जुगल किशोर ने होठ भींचकर रमा गुलियानी को देखा। यहाँ होटल में? रमा गुलियानी के चेहरे पर अजीब से भाव आए। हाँ, ओबराय कॉन्टिनेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जुगल किशोर ने चिल्लाकर कहा। क्यों, क्या बात है? गधी की गधी रहेगी। इतना बड़ा झटका खाकर भी नहीं संभली। लेकिन मैंने जो पूछा है पहले उसका जवाब दे। जुगल किशोर ने दांत पीसकर सब्र के साथ पुनः पूछा। इस वक्त इस होटल में तुझ जैसे कमीने के अलावा कोई नहीं है, रमा गुलियानी ने कहा। है एक लड़की, बहुत खूबसूरत। वो क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? वो तीखे स्वर में कह उठी। जुगल किशोर ने कठोर निगाहों से उसे घूरा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। एक लड़की इस वक्त होटल में है। तुम कह रही हो नहीं है, तो स्पष्ट है कि उसने कह रखा है। वो शायद काले कपड़े पहने हुए हैं, स्कर्ट टॉप जैसे कपड़े, बहुत खूबसूरत है। और वो तो मुझे सुबह सुबह मिली थी। कहाँ? जुगल किशोर चौंका। बाहर सड़क पर। तब मैं होटल के लिए सब्जी लेने जा रही थी। यहाँ की सब्जी लाने का काम मैं ही करती हूँ। सड़क पर पहुँची तो मेरे देखते ही देखते उसकी कार पंचर हो गई थी। मैंने देखा वह पंचर होने की वजह से बहुत परेशान थी। स्टेपनी लगाना तो मेरे लिए मामूली काम था। मैंने उससे पूछा, मैं पहिया बदल दूँ? उसने हाँ कहा। कहा कि 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। मैंने पूछा क्या मिलेगा, तो उसने कहा कुछ तो मिलेगा, तुम स्टेपनी बदलो। मैंने 12 मिनट लगाकर बदल दी तो उसने कहा उसके पास कैश नहीं है। फिर उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी उतारकर मुझे दे दी। सच में बहुत खूबसूरत घड़ी है, कहकर रमा गुलियानी ने कलाई आगे कर दी। अरबोपति की बीबी थी। अपनी हरकतों की वजह से आज सब्जियां खरीद रही है और कारों की स्टेपनी बदलकर 2 पैसे की घड़ी इनाम में लेकर खुश हो रही है। गवार कहीं की। जुगल किशोर ने देखा। मोरनी वाली घड़ी रमा गुलियानी की कलाई पर बंधी थी। उसके पास एक बैग भी होगा, काले रंग का बैग। हाँ, वो कार की आगे वाली सीट पर पड़ा था। रमा गुलियानी ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर रह गया। क्या हुआ? कौन थी वो? बल्ले बल्ले कर गई थी वो मेरी। उस बैग में 30-40 करोड़ का माल था। तुम्हें वो बैग लेकर भागना चाहिए, शायद मेरा भी भला हो जाता। क्या? रमा गुलियानी का मुंह खुला का खुला रह गया। बेहोश हो गई। तुम्हें कैसे पता उस बैग में 30-40 करोड़ का माल था? वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्योंकि उसमें मैंने ही माल ठूसा था, कहीं हाथ मारा था, लेकिन साथ मिलकर वो हम दोनों को आधा आधा करना था। उसे लेकर हम दोनों को एक साथ भागना था, पर वो अकेले भाग निकली। अच्छा हुआ, रमा गुलियानी ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होने चाहिए था। डंडा मारकर वो कमी भी पूरी कर ले। जुगल किशोर मुस्कुराया।
तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। देखा है? भूल रही हो किसे? अपने पति सतपाल गुलियानी को। कम से कम उससे तो अच्छा हूँ। वो दांत पीस कर रह गई। जुगल किशोर हौले से हंसा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज रात मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ? मुंबई। वहाँ कौन है तेरा? कोई नहीं। परसों एक कस्टमर का सामान उठाकर उसे स्टेशन तक छोड़ने गई थी तो वहाँ धर्म चोपड़ा का असिस्टेंट मिला। धर्म चोपड़ा? वो ही जो नई नई लड़कियों को अक्सर फिल्मों में चांस देता है। आज की पहली तीनों टॉप हीरोइनें उसी की देन है। मिलने वाला अपने आप को धर्म चोपड़ा का असिस्टेंट बता रहा था। वो मेरी खूबसूरती देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बोला तुम्हें तो टॉप की हीरोइन होना चाहिए था। उसने अपना कार्ड दिया। फौरन मुंबई आकर मिलूं। धर्म चोपड़ा अपनी नई फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। वो सिफारिश करवा कर मुझे टॉप की हीरोइन बनवा देगा। जुगल किशोर ने होठ सुकेड़े। मतलब कि अब तुम टॉप हीरोइन बनने जा रही हो? कोई शक है तुम्हें? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा टॉप पर रहोगी। जुगल किशोर जुगलिया अंदाज में बोला। तेरे हीरोइन बनने की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। मुंबई पहुंचकर तू लोगों के दिल के टॉप फ्लोर पर राज करेगी। तू फिल्मी लोगों की हीरोइन बनकर रह जाएगी। जनता को तेरी सूरत देखने का मौका नहीं मिलेगा। जल गए? रमा गुलियानी यंग बड़े स्वर में कह उठी। सोच रहा हूँ कि बाद में शायद तू मुझे पहचाने भी नहीं जब टॉप पर पहुंच जाएगी, इसलिए एडवांस में ही ऑटोग्राफ ले लूं। कम से कम लोगों को कह तो सकूंगा कि आज की टॉप की हीरोइन को मैं पहले से जानता था। जुगल किशोर मुस्कुराया। अब मैं तुम जैसे लोगों के साथ संबंध रखकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती। टॉप की हीरोइन बनने के बाद प्रेस वाले कहीं मेरा रिश्ता तुम जैसे ठग के साथ न जोड़ दे। रमा गुलियानी मुंह बनाकर कह उठी। बाय बाय मिस्टर 30 मार खां। अब स्क्रीन पर ही मुझे देख पाओगे। कहने के साथ ही होने वाली टॉप की हीरोइन कमरे से बाहर निकल गई। 30 मार खां सच में 30 मार खां बनकर ही रह गया। 21वीं मक्खी भी नहीं मार सका। बहुत कोशिश की, मक्खी तो मेरा खाया पिया ही हजम करके फुर हो गई। जुगल किशोर ने गहरी सांस लेकर जेब थपथपाई जहां 50,000 की गड्डी मौजूद थी। कम से कम इस बात की तो राहत थी उसे कि शगुन वाला 50,000 उसके पास सही सलामत है। दोपहर हो रही थी। वो 2-3 घंटों की नींद ले लेना चाहता था। उसके बाद उसने तय किया कि शाम को अंधेरा होने पर निकलेगा और सर्विस स्टेशन पर उसके इंतजार में खड़ी 35,000 को लेकर सूरजपुर से निकल जाएगा। इस शहर की हवा उसे रास नहीं आई। यहाँ से निकलकर किसी ऐसे शहर में डेरा डालेगा जहाँ बल्ले बल्ले करा देने वाली मालदार हसीना मुस्कुराकर उसे देखेगी और वो फिर अपने जुगलिया अंदाज की अदाएं उसके सामने झाड़ कर उससे माल वसूलने वाला मीटर डाउन कर देगा। समाप्त।